क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस? Equipotential surfaces are the surfaces at every point of which potential has an equal value. मतलब उस सरफेस पे कहीं भी चले जाओ एक ही जितना पोटेंशियल मिलेगा। साथ ही साथ एक बात और है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, जैसे मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, ये एक प्लेन है, इसके सामने एक और प्लेन है, एक और प्लेन है, एक और प्लेन है, एक और प्लेन है, ऐसे है। तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग है। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है। तो दो के बीच में पोटेंशियल का गैप कितना? इस पूरे प्लेन पे 20 ही पोटेंशियल है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पूरे प्लेन पे 30 ही। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 30 माइनस 20 मतलब 10 का। हर एक में 10 10 10 का गैप आ रहा है। तो आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि एक चार्ज को यहां से यहां लेके जाना है, तो यहां से यहां लेके जाना तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना है किसी चार्ज को ले जाने में, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। बताओ लॉजिक क्लियर है? तो इस तरह से आप वर्क डन भी पूछ सकता है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक से दूसरे तक लेके जाने में। ठीक है, वो डिपेंड करता है दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि डायग्राम एक शो किया हुआ है, वो कहता है ये सारे इक्विपोटेंट सरफेस के दिखा रहे हैं। द पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लेके जाना है और अलग अलग तरह की शेप है। कई जगह सीधी शेप दिखा रखी है, कई जगह इस तरह की शेप दिखा रखी है, और कई जगह इनके बीच का गैप बढ़ा दिया गया है, और कई जगह ऐसे दिखा रहा है। वो कहता है ए से बी पर जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। कहता है क्या ऑल 4 केसेस में वर्क डन एक जैसा होगा, या पहले वाले में मिनिमम होगा, पहले वाले में मैक्सिमम होगा, या थर्ड वाले के अंदर मैक्सिमम होगा। कहता है किस में सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मैंने कहा था वर्क डन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? पोटेंशियल का डिफरेंस। सब के अंदर देखो लास्ट में 40 लिखा है, सब पे लास्ट में 40 लिखा हुआ है, और सब के पहले में 10 लिखा हुआ है। सबका पोटेंशियल का गैप क्या है? सेम है। तो आपको सब में कितना क्या करना पड़ेगा? सेम वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपका आंसर ए बनेगा। इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। बताओ लॉजिक क्लियर है? ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में, उसका एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, ई डीवी अपॉन डी एक्स, या डी आर बोल दिया अभी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किस एक्सिस में है ये नहीं पता। अगर आप उसको 3 एक्सिस के लिए दिखाना चाहते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप उसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ नेगेटिव का साइन भी होता है। तो इसका 3 एक्सिस में जो आंसर आएगा वो आएगा वेक्टर की फॉर्म में, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स आई एक्सिस की तरफ, प्लस डीवी अपॉन डी वाई वाई एक्सिस की तरफ, डीवी अपॉन डी जेड जेड एक्सिस की तरफ। ये एक जनरल फॉर्मूला है 3 एक्सिस का। हाँ जी बताओ, क्लियर है अमित? अब इसी तरह 13 क्वेश्चन में बोला गया है, वो कहता है एक V दिया गया है एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर। कहता है जहां पॉइंट 110 है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। V दे रखा है आपको, V दे रखा है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, ये दे रखा है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो वहां का। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे वो आप वेक्टर की फॉर्म में बताओगे। इलेक्ट्रिक की फॉर्म में बताना, तो वेक्टर फॉर्म तो मैंने सिखा दिया आपको। करें सोल्व? आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप इसे सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, बाद में इसे जोड़ दो। इसको कर लो वी एक्स एक्सिस की तरफ, ये हो गया वी वाई एक्सिस की तरफ, प्लस ई जेड एक्सिस की तरफ। आप इसे अलग अलग सोल्व कर लो फिर जोड़ दो, या ऐसा करो एक में ही सारे इकट्ठे कर लो। दोनों आपके केस हो सकते हैं। ठीक है अमित, करें स्टार्ट? चलो
हम क्या करें, सबसे पहले माइनस का निशान लगाओ, डिफरेंशिएशन करना v का x के रिस्पेक्ट में, इस पूरे v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दो। x वेरिएबल है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, आ जाएगा 6y, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये कांस्टेंट कहलाएगा 0, ये कांस्टेंट कहलाएगा 0, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। और साथ में लगा दो i कैप। आ जाओ नेक्स्ट पे, प्लस, अब इसको करो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y तो सब में नजर आ रहा है, ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा -1, और यहां आ जाएगा 2z, और सबके साथ आ जाएगा j। आ जाओ आगे, प्लस, अब इसको करो z के रिस्पेक्ट में। बेटा ये x y है 0 या y है 0, सिर्फ ये बचेगा 2y, और साथ में आ जाएगा k। हाँ जी बता दो, क्लियर है? साथ ही साथ कह रहा है, एक पॉइंट दे रहा है, पॉइंट का नाम बोलना, 110, देखना 110 बोल रहा है ना, ठीक है। मतलब x1 y1 z0, जहां x लिखा है वहां 1 कर दो, y जहां लिखा है वो 1 कर दो, ये 1 हो गया, तो ये 6i हो गया। x की वैल्यू 1 मतलब कि ये 6 हो गया, और ये माइनस का 1 है। z की वैल्यू 0, ये खत्म हो गया, 6 - 1 कितना हो गया, 5, यहां आ जाएगा 5j, प्लस y 1 दे रखा है, ये आ जाएगा 2k। चेक करो क्या ये वाला फॉर्मूला कहीं दिया है, या सारे नेगेटिव हो जाएंगे, सारे अंदर नेगेटिव कर दो। अब यही एक वेक्टर जैसा फॉर्म है, इसमें एक चीज बता दूं, कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, मैग्नीट्यूड, मान लो ई का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका एक फॉर्मूला आपने शायद 11th में पढ़ा होगा। ये जो टर्म्स है आगे, आई के साथ, जे के साथ, के साथ, इनका स्केयर कर दो और उन्हें ऐड कर दो, मैग्नीट्यूड निकल आएगा। क्लियर है? उनको स्केयर करके ऐड करना होता है, आंसर निकल आता है, मैग्नीट्यूड निकल आता है वेक्टर का। ओके, आज क्वेश्चन नंबर 14 पे, किसी रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है v 6x - 8xy -y 8y प्लस 6yz। वो कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दो किसी भी चार्ज का, 2 कूलम के चार्ज का। क्या वो दे रखा है, 2 कूलम, और पॉइंट दे रखा है इसके अंदर भैया 111, इस पॉइंट पे। तो देखो आंसर में आप देखो कहीं वेक्टर आया है, आंसर में कहीं वेक्टर नहीं है, इसका मतलब मुझे मैग्नीट्यूड बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर। पहले निकालो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है पहले इसको क्या करना पड़ेगा, किससे डिफरेंशिएट, x से करो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -8y, ये 0, ये 0, साथ में लगा दो i कैप। नेक्स्ट पे आ जाओ, 0 8x माइनस के 8x माइनस के 8, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, प्लस 6z, ये हो जाएगा j कैप, प्लस z में करो 0 0 0 6y k कैप। क्लियर हुआ अमित? अब जहां जहां वैल्यू है ये 1 1 1 रख दो, 1 रखोगे 8 बन जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, 1 माइनस के 8 माइनस के 8 कितने हो गए, माइनस के 16 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। गलत तो नहीं कर रहा हूं? चेक करते जाना, -8 -8 -16 प्लस के 6,
10 बच गए, क्योंकि सब कुछ तो 1 1 दे रखा है उसने। 6 के। अब निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड। हमें साइन से कोई मतलब नहीं होता, -2 का स्क्वायर करो तो 4 ही आएगा, 100 आएगा, 36 आएगा। ठीक है, सारे ऐड करना ना, वो -2 का ही स्क्वायर कर रहे हो आप कंप्लीट। ठीक है, ये 100, 36, 140 हो गया बेटा, 140 हो गया। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। आपको पता है जो एफ होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो फोर्स होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है 2 कूलम का और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 140। 140 के पार्ट्स ये देखना, 35 इंटू 4, इसको बाहर निकाल लो। 4 का जो रूट जाएगा तो 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा 35। ये आ जाएगा फोर्स, यही फोर्स दिया हुआ है ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो और जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है और आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जब भी आप किसी भी, चाहे वो यूनिफॉर्म की बात हो रही है, आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में चलते हो, उस डायरेक्शन में चलते हो, जितनी दूर जाओगे उतना पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ई, जितना दूर जाओगे मतलब ई पर पोटेंशियल बहुत कम होगा, ए पे सबसे ज्यादा होगा। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाता है। कहता है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, बताओगे? इसी में देख के बता दो। 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक ए है, यहां पर सी है, बी पे मैक्सिमम है, यही आंसर है, डी आंसर है इसका। वो कहता है एक चार्ज क्यू है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर पे Q2 चार्ज है, वो रखा है। द वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी। आपको पता है इस चार्ज का पोटेंशियल जितना यहां होगा उतना यहां भी होगा, उतना यहां भी होगा, उतना यहां भी, है ना? वो कहता है इस पाथ पे एक बार चक्कर लगाओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0, चाहे आप 100 बार लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 0 आंसर है इसका।